डीएनए को लेकर जुबानी जंग छिड़ चुकी है और इस जंग की धुरी है बीजेपी और सपा। शुरुआत हुई समाजवादी पार्टी के एक बयान से, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के डीएनए पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। इस बयान के बाद से राजनीतिक पारा चढ़ा और अब डीएनए विवाद में सीएम योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हो चुकी है। सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए सपा पर सीधा हमला बोला है। सीएम योगी ने लिखा कि समाजवादी पार्टी से किसी आदर्श आचरण की अपेक्षा करना व्यर्थ है, लेकिन सभ्य समाज उनके अशोभनीय और अभद्र वक्तव्यों को सहन नहीं कर सकता। मतलब साफ है, अब मामला केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं है। ये लड़ाई अब नैतिकता, सभ्यता और सियासी संस्कारों की हो गई है। मुख्यमंत्री के शब्द सीधे तौर पर यह संदेश दे रहे हैं कि सपा नेताओं की भाषा और उनकी जो शब्द है वो अब सीमाएं लांघ चुकी हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। सीएम के पोस्ट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार करने में जरा भी देरी नहीं लगाई। अखिलेश ने एक और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बीजेपी पर सीधा निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में अपने हिस्से की सफाई दी है और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बिना नाम लिए कहा कि संकट के समय में साथ कौन खड़ा रहता है ये याद रखा जाएगा। अब इस बयान के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। साथ ही अखिलेश ने अपनी पोस्ट में यह भी ऐलान कर दिया है कि ये इस मुद्दे पर उनका आखिरी बयान है। यानी अखिलेश ने गेंद अब पूरी तरह से बीजेपी के पाले में डाल दी है। ऐसे में सवाल उठता है, नेताओं से आचरण की अपेक्षा क्यों हुई भाषा की उपेक्षा? डीएनए पर कलेश क्या चाहते हैं अखिलेश? डीएनए की लड़ाई 2027 के लिए चढ़ाई। डीएनए बहाना, वोट बैंक है निशाना। पोस्ट वॉर टिकट, किस पर आएगा संकट? आज की बड़ी बहस में इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए सीएम योगी और अखिलेश यादव ने एक्स पर क्या कुछ लिखा है, एक दूसरे को लेकर उन्होंने क्या कुछ पोस्ट किया है। उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का वो पोस्ट हम आपको बता रहे हैं जो उन्होंने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए उन्होंने यहां पर लिखा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा है कि यद्यपि समाजवादी पार्टी से किसी आदर्श आचरण की अपेक्षा करना व्यर्थ है। यह पोस्ट सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा है। उन्होंने लिखा है कि किंतु सभ्य समाज उनके अशोभनीय और अभद्र वक्तव्यों को सहन नहीं कर सकता। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को चाहिए कि वो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स की भली भांति समीक्षा करे तथा ये सुनिश्चित करें कि वहां प्रयुक्त भाषा मर्यादित, संयमित और गरिमापूर्ण हो। ये योगी आदित्यनाथ ने सपा को लेकर ये ट्वीट किया है, ये एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है। यहां पर उन्होंने उस बयान का भी जिक्र कर दिया, साथ ही साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि आपको शब्दों का चयन बहुत गरिमामयी तरीके से करना है। अब आपको बताते हैं अखिलेश यादव ने इस पर क्या पलटवार किया है। खाली बैठे लोग बात आगे करते हैं, खाली बैठे लोग बात आगे बढ़ाते हैं, काम करने वाले आगे बढ़ जाते हैं। चलो हम सब पीडीए मिलकर सकारात्मक राजनीति के मार्ग पर आगे बढ़कर संकल्प उठाएं कि अपनी पीडीए सरकार बनाएंगे, सामाजिक न्याय का राज लाएंगे। जो लोग अपने दलों में पूछे नहीं जाते, अपने मंत्रालयों को नाकामी का तमगा पहनाते हैं, निरर्थक बातों में, चाटुकारिता में अपना दिन और समय बिताते हैं, उनसे पुनः आग्रह है कि कुछ सार्थक भूमिका निभाइए और जो समाज का आप सामाजिक प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर वो समाज आपको 1% भी अपना मानता है तो उम्र भाजपा उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के राज में उस समाज पर कितना अत्याचार और अन्याय हो रहा है, उस पर यदि बोलकर कुछ कहने का साहस नहीं है तो कम से कम इशारे से ही कुछ कह दीजिए। परिपक्व, सौम्य, शिष्टाचारी भाषा भी उन्होंने ये ट्वीट किया है। अखिलेश यादव की तरफ से एक्स पर ये पोस्ट किया गया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस पूरे मसले पर उनकी तरफ से ये अब अंतिम बयान है।
तो चलिए अब सीधे मेहमानों का रुख करते हैं, एक एक करके आपका उनसे परिचय करवाते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी प्रवक्ता आलोक वत्स जी। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका। अशोक तिवारी, प्रवक्ता सपा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक तिवारी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ योगेश कुमार सोनी जी जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जैद अनवर जी भी जुड़ चुके हैं। जैद अनवर जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जैद अनवर जी, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी, उसके बाद प्रवक्ताओं का रुख करूंगी। जिस तरह की भाषा का अब इस्तेमाल हो रहा है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए, भाषा का जो स्तर है वो आप कहां देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में? ये संदेश 2027 तक जाएगा, जनता इन तमाम चीजों को याद रखेगी। उत्तर प्रदेश एक अवधि भाषा लैंग्वेज से टच करता है और कहीं ना कहीं एक तस्वीर, आप पॉलिटिक्स में वायलेंस यूज नहीं कर सकते। एक अल्फाज की राजनीति होती है, शब्द की राजनीति होती है। मगर हम जिस संस्कृति से बिलोंग्स करते हैं, जो हमारा मुआशरा है, जो हमारा परंपरा है, जिस तरह से हमारी परवरिश होती है, वहाँ अदब भी एक नाम चीज होती है। तो पॉलिटिक्स इतनी नीचे गिरेगी और उसको संभालेंगे किस तरह से, ये बहुत बड़ा सवाल है आज के। ये तमाम जो आप देखिए, फिंगर टिप पे आप एक अल्फाज कहती है, उसको आपको एक सेकंड नहीं लगता कि उसको आप रिवर्स कर पाए, या आप उसको कॉल बैक कर ले, और या आप उसको अनडू कर ले जी। क्योंकि वो सिंगल आप यहाँ पर कुछ बोली और वो 3 सेकंड में अमेरिका, दुनिया के एक अलग हिस्से में लोग बैठे होंगे, वो तमाम चीज सुन सकते हैं। मगर जब 80s और 90s के अर्ली डेकेड तक आप जाइएगा, वहां एक वर्ड कल सुबह तक पेपर पे आता है और तब आवाम के पास पहुंचती थी। तो ये फर्क है, इसमें बहुत सोच के समझ के लोगों को बोलना चाहिए। और खास करके जब आप जनप्रतिनिधि होते हैं, आप किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो किसी पार्टी का भी हो जी। उन्हें बहुत सोच समझ के अल्फाजों का चयन करना चाहिए, मेरा ये कहना है। मगर जो हालात अभी पैदा हुआ है, इसमें राजनीति होगी क्यों? आप सब दोनों ही राजनीतिक लोग हैं, तो उससे बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सर। शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के दोनों ही पार्टियों को करना बेहद जरूरी हो जाता है। योगेश जी, सर आपसे समझूंगी, बार बार इस तरह के जो विवादित बयान दिए जाते हैं, बार बार इस तरह के जो पोस्ट किए जाते हैं, आपने भी वो पोस्ट पढ़ा होगा समाजवादी पार्टी के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किया गया है। शब्द ऐसे हैं जो यहां बोला भी नहीं जा सकता है। कहां जा रहा है राजनीति का वो स्तर? क्या अब जो लड़ाई आपने पहले भी देखी होगी, राजनीतिक लड़ाई एक बहुत अलग लेवल की होती थी, लेकिन अब जो राजनीतिक लड़ाई है वो सोशल मीडिया वाली हो गई है। शब्दों का ऐसा चयन किया जाता है जो बोला भी नहीं जा रहा है, और फिर इन चीजों को लेकर आप ये उम्मीद करते हैं कि हम जनता के बीच जाएंगे, अपनी एक सकारात्मक छवि बनाएंगे। बहुत मुश्किल हो जाएगा सर 27 की ये डगर सपा के लिए। योगेश जी। योगेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? देखिए, आपको ज्ञात हो, बीते कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी इस घटना करा वो। हेलो जी जी, बोलिए। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है योगेश जी। देखिए, बीते चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पे संज्ञान दिया था कि माननीयों को अपनी भाषा पे मर्यादा के तहत बोलना चाहिए, या कोई भी बयानात रैली में या सोशल मीडिया पर कोई इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन भारतीय राजनीति में बीते दशक भर के अंदर जो माननीयों का स्तर गिरा है, जो उनकी भाषा का जो स्तर एकदम अचानक धड़ाम से गिरा, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आप ये देखिए, एक किसी भी नेता के कितने फॉलोवर होते हैं और उनके कितने चाहने वाले या उस पार्टी के जुड़े हुए कितने लोग होते हैं, पक्ष विपक्ष सब देखता है। लेकिन इस तरीके की भाषा से केवल कुंठित तो सिर्फ केवल मन में कुंठा आती है और उससे लगता है कि आज हम मुद्दों की और तकनीकी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ये जो युवा पीढ़ी है, जो राजनीति में आना चाहती है, जो राजनीति से प्रेरित है, वो कहीं ना कहीं इस बात से बल समझते हैं और वो भी इसी आचरण पे चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि जब आप एक किसी चीज का आदर्श है, आईना है, आपको इतने लोग देखते हैं, समझते हैं, आपके पीछे चलते हैं, उसके बाद इस तरीके की भाषा का प्रयोग करने से केवल समाज में
नकारात्मकता के अलावा कुछ नहीं फैलता। बिल्कुल जबकि योगेश जी, सुप्रीम एक कोर्ट चीज खुद और इस बात को मानता है। जी जी, एक चीज और सर, यहाँ पर मैं आप दर्शकों को भी मैं ये बता दूं कि एक बार खुद अखिलेश यादव ने अपने तमाम जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनके साथ उन्होंने एक बैठक भी की थी और ये भी कहा था कि हमें जनता के बीच अपनी एक सकारात्मक छवि बनाने की जरूरत है, उन्हें ये जरूरत लग रही है अपनी पार्टी के लिए, और तब उन्होंने ये बैठक की। और उसके बाद फिर उनके सोशल मीडिया पर इस तरह से अगर शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है उप मुख्यमंत्री के लिए, ब्रजेश पाठक के लिए, तो फिर मुझे लगता है कि कोई स्तर ही नहीं बचा है राजनीतिक लड़ाई का। जब आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं एक पद पर बैठे एक व्यक्ति के लिए, तो फिर वो स्तर कहां जा रहा है राजनीति का? राज निजी, एक्चुअली आज लड़ाई वो निजी हमलों की रह गई है। आज लड़ाई कोई राजनीति को लेके नहीं रह गई है। एक दूसरे पे निजी हमला करना, यहाँ मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं सभी की बात कह रहा हूँ। आजकल निजी हमलों की लड़ाई ज्यादा रह गई है। आज वो सोचते हैं कि उसने ऐसा क्या कहा, उसने क्या पहना, उसने ऐसा क्या बोला। आपको ये देखना है कि आप एक समाज को लीड करते हो, आप एक पसंदीदा और कई हजारों लाखों करोड़ों के पसंदीदा चेहरे आप हैं। आपको कितने लोग समझते हैं, आपके आचरण पे चलने के लिए प्रेरित होते हैं। लेकिन वही नकारात्मकता जब इस तरीके की शब्दावली, इस तरीके की शैली समाज में आती है और उसका जब चर्चा हम करते हैं, आज हम सोशल मीडिया को लेकर चर्चा कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से हमें जितने भी लोग देख रहे होंगे वो भी इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि आखिर ये किस ओर हम जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में इस की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और ऐसे आचरण और इस तरीके की शब्दावली के ऊपर ऐसा एक्शन ऑफ प्लान होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि एक और जब हम समाज उदय की बात करते हैं, हम आचरणों पे, प्रेरणादायक चीजों की, घटनाक्रमों पे चलने की चर्चा करते हैं, उसके बावजूद ऐसी भाषा जो है वो कुंठित करती है, विचलित करती है और कहीं ना कहीं हमें एक बड़े स्तर पर नकारात्मकता की ओर ले जाती है। ठीक है, बिल्कुल। अशोक तिवारी जी, अभी आपने सुना योगेश जी को, आपने जय धनवर जी को भी सुना। भाषा का यहाँ पर अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा स्तरहीन हो गई हैं। एक राजनीतिक लड़ाई जो हुआ करती थी एक वक्त पे, जो हमने देखा है, आप लोगों ने मुझसे ज्यादा देखा होगा, आप लोगों को ज्यादा अनुभव है उन राजनीतिक लड़ाइयों का, जो जुबानी हुआ करती थी, मंचों के जरिए हुआ करती थी। ठीक है, सोशल मीडिया का जमाना है, एक दूसरे पर वार आरोप प्रत्यारोप की चीजें चलती हैं, लेकिन शब्दों का इस्तेमाल, भाषाओं का इस तरह से स्तर गिरा देना, इसे आप कैसे देख रहे हैं? आपने अगर पढ़ा होगा, आपने पढ़ाई है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत शालीनता के साथ अपना सुझाव दिया है जी, बहुत शालीनता से, बड़ा शालीन है उनका वक्तव्य। आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा। अच्छी तरह से बताना चाहता हूं, उन्होंने नसीहत भी दे दी अपने लोगों को भी। हालांकि बात उधर से आई तो इधर से भी प्रतिक्रिया हुई, लेकिन उस प्रतिक्रिया पर उन्होंने सुझाव दिया कि अपने लोगों को शांत रहने की अपील की है और शांत करा भी दिया है जी। सच्चाई ये है कि जब कोई बड़ा राजनेता, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, इतने बड़े ओहदे पर, इतने बड़े सूबे का डिप्टी चीफ मिनिस्टर, इतने बड़े समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति होता है, तो उसको भी जो है सोच समझ करके अपने वक्तव्य देने चाहिए। इसी तरह इशारा किया उन्होंने एहसास कराया कि माननीय पाठक जी पहले ऐसे नहीं थे, पहले वो डिफरेंट स्वभाव के थे, लेकिन धीरे धीरे उनका क्या स्वभाव हो गया, इस पर उन्होंने इंगित किया है, बताया है। ये भी बताया है कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो नाता है यदुवंश से नाता है, उनका नाता यदुवंश से है। वो यदुवंश क्या है? भगवान श्री कृष्ण जी की श्रृंखला है। और ये बात कहा जाती है, अगर डीएनए की बात करते हैं वो, तो ये बात कहा जाती है। तो ये इशारों उन्होंने खुल के बताया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और सलाह दी है, शालीन होने के लिए सलाह दी है, अपने शब्दों में संयम रखने की सलाह दी है पाठक जी को। सवाल इस बात का है, हम लोग सभी राजनीतिक दल हैं और एक दूसरे का आदर करना चाहिए और सम्मान करना चाहिए। यही हमें शिक्षा मिलती है भारतीय संस्कृति से। सवाल इस बात का है कि लेकिन इस पर दोनों को चलना चाहिए ना। उन्होंने अपने लोगों को शांत करा दिया है, लेकिन उनको भी देना चाहिए। धार्मिक दृष्टिकोण से भी गलत किया उन्होंने। यदुवंश पर प्रहार करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण पर प्रहार करेंगे इस तरह से। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि उनको भी जो है शालीनता लेनी चाहिए और हमें भी शालीन होना चाहिए। शालीनता ही गुण है, शालीनता में ही सब कुछ है, और शालीनता किए बगैर उत्तर प्रदेश की जनता भी शालीनता चाहती है, उद्दंड नहीं है। यूपी की जनता बहुत शालीन है जी। यूपी की जनता शालीन है, ठीक है, वो चीजें हम भी मान रहे हैं। आलोक वत्स जी, यूपी की जनता शालीन है, समाजवादी पार्टी भी शालीनता के साथ चलती है, कार्यकर्ता भी शालीनता के साथ चलते हैं, बीजेपी उनको प्रोवोक करती है। देखिए मैडम, ये कलयुग है,
कलयुग में मनुष्य का स्तर बहुत नीचे आ गया है, मानसिक चारित्रिक दोनों। और इससे अछूता एक जमाना था जब नेता जनता के लिए अपने आचरणों से, अपने वक्तव्य से आदर्श माने जाते थे। आज कोई ऐसा नेता नहीं है जिसे समाज आदर्श के रूप में स्वीकार करे। प्राइम मिनिस्टर तक पर ऐसी भद्दी भद्दी बातें कही जाती हैं, किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर ऐसी गलत गलत चीजें बोली जाती हैं। तो राजनीतिक स्तर, चारित्रिक स्तर, जब मानव का ये स्तर गिर गया है कलयुग में, तो नेता भी तो उसी में से चुने जाते हैं। इनका भी ये स्तर बहुत गिर गया है। जो मापदंड है किसी नेता का, उसके भी जो मापदंड के जो वसूल हैं वो भी उल्टे नापे जा रहे हैं। आप जितने बड़े बाहुबली हैं उतने बड़े नेता में आपकी गिनती हो रही है। आप जितने बड़े उल्टा सीधा बोलने वाले हैं उतना ही आपको तेज तर्रार नेता में माना जाता है। सपा तो ये कह रही है ना कि पहले शुरुआत तो हर बार बीजेपी की तरफ से होता है, उसके बाद फिर हम उन चीजों हम जवाब देते हैं। देखिए, अगर मैं आपको गाली दूं तो आप भी मुझे गाली दे देंगे तो वो सही हो जाएगा। सही क्या गांधी ने कहा था, एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। आजकल आदमी में सही सुनता नाम की चीज खत्म हो गई है। ये तो सिर्फ दोनों पे लागू होना चाहिए ना, ये तो फिर दोनों ही पार्टियों पे लागू होनी चाहिए। मैंने एक मिनट मुझे बोल लेने दीजिए जी। दिल्ली में गाड़ी का टेल लाइट टूटने पर संभ्रांत महिला उतर के स्कूटर वाले पे एमसीबीसी का प्रयोग करती नजर आती है। ये स्तर हो गया है, सही सुनता खत्म हो गई है। और ये चीज आपने सही कहा, इससे कोई, इस हमाम में सब नंगे, कोई अछूता नहीं। हम अपने बच्चों को क्या सीख दें कि इन नेताओं के वक्तव्यों से क्या आदर्श निकालोगे? ठीक है, ये घोर चिंतन का विषय है। बिल्कुल, सामाजिक स्तर इतना गिर चुका है जिसका कोई ठिकाना नहीं। ठीक है, अनवर साहब, नेताओं के प्रति लोगों की कोई अब आदर भाव नहीं रह गई है। सर, उसी से जुड़ा एक सवाल मैं अनवर जी से लेना चाहूंगी। अनवर जी, जब नेतृत्व ही मर्यादा में नहीं रहेगा, मर्यादा नहीं सिखाएगा, तो फिर कार्यकर्ताओं तक क्या संदेश जाएगा? कार्यकर्ता क्या सीखेंगे? देखिए, दरअसल बात यह है ना कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हमारे मुल्क में एक पिक्चर आता है 70s में, दीवार, और एक कामयाब मूवी होती है, अगर आपने देखा होगा। और एक मूवी आई है गुज़श्ता 2-3 साल कब, उसका नाम पुष्पा था, और वो भी एक कामयाब मूवी होती है। मगर उसमें जो एक्टर है, जो कैरेक्टर है, वो तमाम इलीगल काम करता है एक पैसा बनाने के लिए। और समाज और जिस तरह उसे पेश किया जाता है पर्दे के ऊपर, और इतना खूबसूरती से पेश किया जाता है, घर घर के बच्चे बोलते हैं कि मैं झुकूंगा नहीं, जबकि वो तमाम इलीगल काम करता है। बात रहन सोचिएगा, मैं एक दूसरे अंदाज से बात करता हूँ हमेशा, जी। वो अंदाज यहाँ देता हूँ। ये शुरुआत कहाँ से हुई, ये तमाम चीज आप गौर फिक्र करिएगा। गुज़िश्ता 10 दिन कबल, 7 दिन कबल एक ऐसा एक मिनिस्टर साहब हैं मध्य प्रदेश के पार्टी के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, और इस स्टेटमेंट देने के बाद वो तमाम चीज वो हाई कोर्ट पहुंचते हैं। एफआईआर में जो पुलिस की जो जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी सही से निभाती नहीं है, तो कोर्ट उसे फटकार लगाती है। एंड मीनवाइल सेम टाइम वो वहां पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट की, अगर यहाँ से स्टे ऑर्डर नहीं मिला तो मैं सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर लूंगा। मगर कोर्ट का मामला ये था, उनका नंबर आ गया और वहां से भी फटकार लगा। फिर वो माफी मांगते हैं। बात को समझिएगा, समाज में लाइबिलिटी तो कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि इसकी लाइबिलिटी कौन लेगा और उनको पनिशमेंट क्या होगा। अगर इससे रोकना है तो मुआशी, सियासी और समाजी तमाम हलके को आगे आने होगा। तो शब्द का मर्यादा क्या है, पैमाना क्या है, कैसे डिसाइड होगा, ये तमाम चीज है। उसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी और का भी है
तो हम आप मीडिया वाले का एक रोल होता है। अब आते हैं, लोग बोल के निकल जाते हैं, इनके पास एक वे आउट होता है जो कोर्ट होता है। कोर्ट जाने से पहले एक माफीनामा ये जमा कर देते हैं और तमाम चीज फिर खत्म हो जाती है। तो ये जो रूटीन, ये जो परंपरा चला आ रहा है, इस मिजाज से जो आईपीसी जो चला, आईपीसी में जो धारा है, इसमें कुछ रद्दोबदल करने से कहीं ना कहीं लोगों में एक मर्यादा आएगा। आते हैं मुआशरा, आज भी समाज में अच्छे लोग हैं, किसी 2-4 लोगों से समाज नहीं बनता, समाज पूरे कुंबे से बनता है जी। ठीक तो है, समाज आज भी अच्छे लोग चला रहे हैं और अच्छे लोग हैं, ये नाउमीदी नहीं रखनी चाहिए, मेरा ये बिल्कुल सर, नाउमीदी नहीं है, होप तो है, लेकिन फिर जब इस तरह की चीजें हम देखते हैं, वो भी खासतौर पर राजनीतिक स्तर पर, एक रेप्यूटेड पार्टी की तरफ से जब हम ऐसी चीजें देखते हैं सोशल मीडिया पर, यानी राजनीति अब सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रह गई है, तब ये चीजें देख के सर थोड़ा सा कष्ट भी होता है कि वो राजनीतिक का स्तर कहां चला गया जो हमने देखा है पिछले कई सालों में, कि जब राजनीति पर एक दूसरे पर भले आरोप प्रत्यारोप ही क्यों, पक्ष विपक्ष है तो फिर वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगाएंगे ही, लेकिन शब्दों की एक गरिमा होती थी सर, एक भाषा की एक मर्यादा होती थी, जो अब फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है। योगेश जी, सपा का जो आईटी सेल है, कल भी हमने इस पर चर्चा की थी, हमारे साथ कई और जुड़े थे, सपा के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े थे, जो कह रहे थे आईटी सेल ने यहाँ पर ये ट्वीट किया है, ये पोस्ट किया है, वो अति उत्साहित हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने ये पोस्ट कर दिया। आईटी सेल की सामग्री पर किसका नियंत्रण है, कहां से ये चीजें मॉनिटर होती हैं, कहां ये चीजें प्रीव्यू हो रही हैं, और आईटी सेल, इसका मतलब फिर ये है कि सपा का आईटी सेल बिल्कुल फ्री हैंड है, कुछ भी वो पोस्ट कर सकता है, कोई प्रीव्यू नहीं, कोई मॉनिटरिंग नहीं। देखिए, जब कोई चोटी का नेता होता है और ये जो आईटी सेल होता है, ये कोई 2, 4, 5, 10 लोगों की कोई मंडली नहीं होती है जी। जो भी किसी, जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें, उनका आईटी सेल जो भी टीम के हैंडल कर रही है, पूरी टीम होती है, जो उनका निजी पीए होता है, जैसे पीए के रूप में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 या 4 कैटेगरी में पीए होते हैं, तो वो उनसे डिस्कशन करके, फर्स्ट पीए डिस्कशन करके, उसके बावजूद कोई चीज पारित होती है, तब वो उस घटनाक्रम को अपने सोशल मीडिया पे, किसी भी सोशल मीडिया हैंडल, चाहे ट्विटर हो चाहे कुछ भी हो, उस पे वो जारी करते हैं। तो जैसा आपने कहा कि फ्री हैंड है, कर सकते हैं, अगर किसी नेता ने उस तरीके की अनुमति दे रखी है तो अलग बात है, अन्यथा चूंकि इनके फॉलोवर इतने ज्यादा होते हैं कि कोई भी घटनाक्रम बिना अनुमति, बिना किसी जानकारी या बिना किसी चर्चा के बाद उसको प्रेषित नहीं कर सकते। यदि इस तरीके की चर्चा, अगर इस तरीके की घटना कोई करता है, तो वो निश्चित तौर पे बेहद बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक भी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि एक बात को जब आप कोई कहते हो, उस बात को जो आप ट्विटर पे कह रहे हो, इसका मतलब वो आपने कही, अगर कोई बात कहते हो तो इसके गुड और बैड इफेक्ट उसको भली बात ही पता होंगे। तो उत्साहित और अति उत्साहित होकर कोई भी बात को लिख देना, किसी भी बात पे कोई चर्चा कर देना और किसी बात को प्रेषित कर देना, ये कहीं की कोई राजनीति नहीं हुई है। क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया का जो दौर, जो राजनीति का दौर है, वो पूर्ण रूप से बदल चुका है, क्योंकि जो उसका चक्र है वो सोशल मीडिया पे, अगर आप देखते हैं कोई भी विचारधारा को जब प्रकट करते हैं, तो हम कितनी जल्दी उससे प्रभावित होते हैं, हम कितनी जल्दी उसको अपने जहन में उतार के उस पर क्रिया प्रतिक्रिया, अपने आंतरिक रूप से जो भी हमारी सोच होती है, हम उस पर वो क्रिया प्रतिक्रिया रखते देते हैं। तो मेरा मानना ऐसा है कि इस तरीके की बात तो मानना थोड़ा सा असंभव है कि वो, अगर उन्होंने फ्री होल्ड छोड़ा, यदि चर्चा के बाद इस तरीके की बात है, तो वो, जैसा पहले भी कहा, वो एक नकारात्मक दिशा की ओर जाने वाली स्थिति बन सकती है। तो इन सब चीजों के आधार पे एक ही बात तय होती है कि जो आपकी अपनी निजी लड़ाइयां, या आप जिसको बोलते हैं कि आप इस तरीके की बात कर रहे हैं जिससे समाज का सरोकार नहीं, जिससे किसी इस चीज का सरोकार नहीं कि उससे उन्नति क्या होती है, ऐसा नहीं। विपक्ष का किरदार हल्का होता है, विपक्ष पक्ष से ज्यादा कई बार वहां गंभीरता दिखा देता है जहां वाकई उसकी जरूरत होती है। तो पक्ष विपक्ष का मतलब ये नहीं कि वो कहीं कमजोर है, विपक्ष का मतलब ये होता है कि सरकार की उस खामियों को, सरकार की उन बातों को वो बता पाए, उनको इंगित कर पाए कि वो किस तरीके से सरकार को मिलकर संचालित कर सकते हैं। अगर आपने देखा 20-25 साल पुराने कालखंडों के अंदर विपक्ष की भी एक पूरी संपूर्ण भूमिका के रूप में लिया जाता था, लेकिन आज जो है वो बहुत नकारात्मक। राजनीतिक जो लड़ाई है, अब ये वंशवाद, डीएनए, इन चीजों पर आकर रह गई है।
आप ये देखिए ना, ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण चर्चा है। अगर आप इसको देखेंगे तो किसको ये सुनने में मजा आ रहा है? हम ये नहीं कह रहे कि किसने कही, हम ये नहीं कह रहे किसी ने क्या इस पर प्रतिक्रिया, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इस तरीके की भाषाओं से क्या प्रभाव पड़ता है, हम क्या संदेश देना चाहते हैं। अगर ऐसी चर्चा होंगी तो किस बात की राजनीति? ये तो एक ऐसा लग रहा है जैसे कोई बचकानी हरकत किसी ने करी हो। एक चोटी के नेता जिसको बहुत लोग मानते हैं, समझते हैं, और वो एक प्रदेश को, चाहे विपक्ष के रूप में भी कह रहा हूं, लीड करते हैं। ऐसा नहीं पक्ष लीड करता है, विपक्ष भी उतना ही लीड करता है। उस लीड के बाद अगर ऐसी बात होती है तो ये कहीं ना कहीं कचोटती है और ये कहीं ना कहीं विचलित भी करती है, क्योंकि आप एक इतने बड़े राज्य, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, उसके आप मुख्य सप्लेसहारों में से एक को भी पक्ष में बैठ के भी, या उसका कोई प्रतिक्रिया कोई पक्ष में बैठ के नेता भी देता है, तो वो एक अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। उससे जो एक कुंठित समाज है वो अग्रसर होकर इसको नकारात्मकता की ओर ले जाता है। तो परेशानी अलग तरीके की यहाँ पर पैदा होती है, और इस सब चीजों से मुझे लगता है बचना चाहिए मानवीयों को। और क्योंकि एक लंबा जिस तरह अनुभव है राजनीति का इन सबको, इनको पता है कि इसकी क्रिया प्रतिक्रिया क्या हो सकती है, बावजूद इस तरीके के बयानों से ये एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। ठीक है अशोक तिवारी जी, क्या सपा सोशल मीडिया को अपने एक आक्रामक प्रचार का जरिया बना रही है, इस्तेमाल कर रही है? जमीनी मुद्दे पर जो एक पकड़ है सपा की वो कमजोर होती हुई नजर आ रही है, तो अब सोशल मीडिया का रास्ता अपना लिया गया है। जी ऐसा आप कह रही हैं तो आपका जवाब दे रहा हूं मैं जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने ट्वीट में स्पष्ट कर दिया है सारी चीजों को। उन्होंने जो सलाह दी है वो उचित सलाह दी है माननीय पाठक जी को। उन्होंने यही तो कहा है कि आप अपने समाज का, जिस समाज का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस समाज से आप इतनी ऊंचाई में पहुंचे हैं, उस समाज को आशा है, आकांक्षा है, एक पैसे की आपसे जरूरत भी है और उम्मीद भी है। तो सवाल इस बात का, उसकी उम्मीदों को तो पानी फेर रहे हैं आप। आज वो समाज प्रताड़ित हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, जगह जगह हत्याएं हो रही हैं, जगह जगह प्रताड़ना हो रही है, उस पर तो आप एक इशारा भी करने में सक्षम नहीं है, अक्षम है, एक तरह से आप सक्षम ही नहीं है। और आप इधर उधर की बातें करते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की निगाह है, आप उप मुख्यमंत्री पूरे उत्तर प्रदेश के हैं, एक समाज के भी नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। सारा उत्तर प्रदेश आपकी तरफ ऐसा भरी निगाह देख रहा है। आप सकारात्मक कार्य करने के बजाय, आप स्वास्थ्य विभाग को अच्छा करने के बजाय, आप पूरे उत्तर प्रदेश पर सकारात्मकता लाने के बजाय आप इस तरह की डीएनए जैसी बातें करेंगे, बचकानी बातें करेंगे, यदुवंश पर प्रहार करेंगे, भगवान श्री कृष्ण पर प्रहार करेंगे, तो किसी को भी, धार्मिक व्यक्ति को भी अच्छा नहीं लगेगा, जो सनातनी है उसे भी अच्छा नहीं लगेगा। आज सवाल इस बात का है, यही तो सलाह दी है और प्यार सलाह दी है। पहले आप सर अच्छे नहीं थे, पहले आप डिफरेंट थे, अब आप भाजपा में आने के बाद, लेकिन फिर अशोक जी, ठीक है, मैं आपकी इन तमाम चीजों से सहमत हूं। अशोक जी मैं आपकी इन तमाम चीजों से सहमत हूं। विपक्ष का काम ही यही होता है, सत्ता पक्ष की कमियों को, सत्ता पक्ष की उन तमाम चीजों को उजागर करना। विपक्ष इसीलिए होता है, और एक मजबूत विपक्ष बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए। लेकिन जो सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया गया, एक्स पर जो पोस्ट किया गया आधिकारिक ऑफिशियल आईडी से, और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, आपत्ति उससे है। फिर उसे डिलीट कर दिया गया। डिलीट कर देने का मतलब सर ये नहीं होता है कि अगर आपने डिलीट कर दिया तो फिर वो लोगों के जहन से वो चीजें हट जाएंगी। वो लोगों के जहन में है, जगह जगह उसके जो स्क्रीनशॉट से वो घूम रहे हैं सर। फिर जो शब्द उसमें इस्तेमाल किए गए, क्या वो समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी उप मुख्यमंत्री के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी आम नागरिक के लिए ही, क्या वो सही है? इस संदर्भ में मैं आपको जवाब दे रहा हूं। मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आप जाके पढ़ लीजिए ट्वीट, बहुत शालीनता से कहा कि हमारे लोगों ने जो प्रतिक्रियाएं दी हैं उसको मैंने सलाह दी है, उनको शांत कराया है, उनको मैंने रोका है, उनको कहा ऐसा न करने की सलाह दी है, और वो मान भी गए हैं, डिलीट भी कर दिया, डिलीट भी हो गया। आप कह रहे हैं डिलीट हो गया, डिलीट भी हो गया। तो सवाल इस बात की, हमने जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने का राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सुझाव दिया, सलाह दिया, रोका, गाइडलाइन दी। इससे अधिक क्या कर सकते हैं? उन्होंने तो रोका, अब प्रतिक्रिया हो गई। प्रतिक्रिया इसलिए हो गई क्योंकि लोग आनंद फानंद में प्रतिक्रिया दे गए उसको। हमारे जो है शालीन, हमारे अति शालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको तुरंत रोका है और उस पर कार्रवाई की है, और उसको जो है समझाया है कि ऐसा आवेश में आके आप लोग ना करें। इससे अधिक क्या कर सकते हैं? जी ठीक है आलोक जी,
वो तो कह रहे कि अब इससे अधिक हम क्या कर सकते थे, हमने ठीक है पोस्ट कर दिया लेकिन फिर हमने डिलीट भी कर दिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस पूरे मसले पर एक पोस्ट भी किया, बताया भी कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, फिर इस चीज को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है? देखिए, राजनीति में जैसा मैंने पूर्व में भी कहा और फिर उसको रिएटरेट कर रहा हूं कि राजनीतिक स्तर बहुत नीचे आ चुका है और हर आदमी मुद्दा विहीन हो चुका है जी। जिसको भी कोई मौका मिलता है छोटी से छोटी चीज को इतना बड़ा करके खड़ा कर देगा जैसे पता नहीं कितना भयंकर कोई चीज हो गया है। ऐसी ऐसी चीजें डिबेट में डिस्कशन के लिए लाई जाती हैं जिस पर क्लास 2 और 3 का बच्चा भी डिबेट ना करे, लेकिन हम लोगों को घंटों उस पर बोलना पड़ता है। तो ये जो राजनीतिक स्तर गिरा है ये उस सब का कारण है। अब आपने कह दिया कुछ, फिर आपने माफी मांग ली, या आपके आदमी ने कुछ कह दिया तो आपने कहा ये मेरे पार्टी लाइन से नहीं, उनका व्यक्तिगत बात है। तो कोई ना कोई बहाना ढूंढ के आदमी अपने को पाक साफ करने की कोशिश करता है। अरे जब तीर चल गई तो तीर तो जाके लगी होगी कहीं। अब उसको वापस कीजिए या कुछ कीजिए, ऐसी बानी आपने बोला क्यों जिससे आपको रिट्रीट करना पड़ा या जिसके लिए आपको बैकवर्ड कदम उठाने पड़े? लेकिन आलोक जी से क्या अब एक नया मंच सोशल मीडिया हो गया है क्या पार्टियों के लिए, ऐसी लड़ाइयों के लिए? क्योंकि देखिए दोनों ही दल अगर हम बात करें तो भाषाओं की जो एक मर्यादा होती है, क्या आपको लग रहा है कि वो लांघ रहे हैं? और फिर इसका असर जनता पर क्या होगा, इसका असर आने वाले चुनाव में क्या होगा? देखिए, सोशल मीडिया का जितना दुरुपयोग हो रहा है आज के इस युग में उतना कभी भी नहीं हुआ था। इसके बेनिफिट्स कम और इसके खुराफाती एलिमेंटिंग ज्यादा है। अब तो लोग विश्वास करना ही छोड़ दिए जी। बहुत से ऐसे मैं लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने टेलीविजन पे न्यूज ही देखना बंद कर दिया। बोले यार बच्चों के साथ बैठ के नहीं देख सकते, और डिबेट में लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो सोचना पड़ेगा समाज के प्रबुद्ध लोगों को। और क्योंकि आलोक जी देखिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस तरह की भाषाओं को लेकर उन्होंने अपनी जो नाराजगी है, अपना सख्त जो रवैया है वो दिखा चुके हैं। और अब उन्होंने ये जो एक्स पर पोस्ट किया है, इस पूरी बयानबाजी के बाद, इस पूरे वॉर के बाद उनकी तरफ से भी एक पोस्ट आया है। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी इससे कुछ सीख पाएगी? क्या चीजें यूं ही कंटिन्यू रहेंगी? देखिए, समाजवादी पार्टी का पुराना इतिहास अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी ऐसे लोगों के सानिध्य में रहा है, आजम खान जैसे लोगों के सानिध्य में रहा है। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। एक व्यक्ति चोरी करता था, उसने चोरी बंद कर दी जी। वो एक मंदिर के बाहर गया हुआ, बहुत जोड़ियां चप्पल रखी हुई थी, उसने सबको इधर से उधर फेंक दिया। तो वो अपने आदत से लाचार था, चोरी नहीं की उसने, लेकिन आपका एक चप्पल पूरा दूसरा चप्पल पश्चिम घाट पर पड़ा हुआ था, लोगों को परेशानी हुई। तो इसी तरीके से सपा को अभी संभलते संभलते, आदर्शवान होते होते, चारित्रिक होते होते, जातिवाद से ऊपर उठ के राजनीति करने हेतु अभी काफी समय लगेगा। अभी ये उससे उभर के नहीं आ पाए जी। पहले माई समीकरण पे चक्का चलाया, अब पीडीएफ पर चक्का चला रहे हैं। पीडीएफ क्या है? एक जातिवादी कैप्सूल है जिसको ये लोगों को खिलाना चाहते हैं। तो मैंने आपसे कहा ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। अभी इनको आदर्शवादी बनने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है सर, आपने पीटीआई का जिक्र किया है। जैद अनवर जीसी से जुड़ा एक सवाल है कि क्या अब इस तरह की जो टिप्पणी की जा रही है, इस तरह की जो ट्वीट वॉर जो सोशल मीडिया पर लड़े जा रहे हैं, क्या एक खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है? भाषाओं की मर्यादाओं को तोड़कर, भाषाओं की मर्यादा को ताक पर रखकर एक खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, सोशल मीडिया का कुछ नॉर्म्स है। कोई भी चीज आप पोस्ट करती हैं, सोशल मीडिया एक फिल्टर करके वो चीज से आपसे सवाल करता है, क्या ये एज के नीचे वाले लोग देख सकते हैं या अब अडल्ट देख सकते हैं? ये तमाम क्वेश्चन होता है सोशल मीडिया का। जी।
आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल के बारे में जनाब ने कहा, हर दुनिया के हर, देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग। अच्छा बुरा लफ्ज नहीं होता जब आप पॉलिटिक्स करते हैं, जब समाज बना कुछ भी अच्छा बुरा लफ्ज होता है, देयर इज नो राइट, एवरीबॉडी हैव ओन परसेप्शंस। तो सोशल मीडिया का जहां जितना पोजीशन अच्छा भी है उतना खराब भी है, और आप किस तरह से लेते हैं। अब आते हैं, सोशल मीडिया एक बेस्ट वेपन है अभी आज के दिन में ना, पूरे दुनिया में। अगर ट्रम्प साहब अगर आज जीते हैं, कहीं ना कहीं एलन मस्क एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, उनके पास पूरा डेटा था। अगर एलन मस्क दुनिया के सबसे रईस आदमी बन रहे हैं, सबसे पैसे वाले बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं? उनके पास एक यूएसबी है और उस यूएसबी में पूरा डेटा उनके पास है, दुनिया के हर लोगों का कॉन्टैक्ट फैक्ट्स का उनके पास है। तो ये तमाम चीजें ताकत देती है। अब आते हैं, सोशल मीडिया एक बहुत अच्छे माध्यम है तक पहुंचने का। जब तुमको जहाँ आना है मेरे पास, जब दुनिया बदल रहा था, स्पेक्ट्रम दुनिया बदल रहा था स्पेक्ट्रम से, और एंड्रॉइड से दुनिया बदल रहा था, तो एक माध्यम टीवी से हम सोशल मीडिया पे आ रहे थे। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं एक छोटी सी चीज है जो मोबाइल है उससे बात कर रहा हूँ। अब मुझे टीवी की जरूरत नहीं, कैमरे की जरूरत नहीं है। तो ये है फायदा सोशल मीडिया का। कौन लोग किस तरह इस्तेमाल करते हैं ये इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और सवाल नहीं, मैं बात जोड़ दूं, जो एक आदमी जनप्रतिनिधि होता है, अगर उनके मुंह से ये अल्फाज निकलता है, पुलिस उस जगह अपना इंडिपेंडेंट रोल नहीं निभा पाती है। आज भी हमारे मुल्क में पुलिस अपना इंडिपेंडेंट रोल नहीं निभा पाती है। चाहे पुलिस अगर अपना पूरा काम करे, तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होती है वो अपना मुकम्मल काम नहीं कर पाती है, या ऑपोजिशन पे जो खड़े तो वो मुकम्मल काम करने नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं कश्मकश रहता है, जो एक आदमी को इसका प्रॉपर जो सजा मिलना चाहिए, जो फाइन होना चाहिए, जो लायबिलिटी होना चाहिए, ये अगर मिले तो समाज में एक मैसेज जाता है कि आप मेरे साथ इस तरह बदतमीजी करेंगे तो आपको ये सजा मिलनी चाहिए। तो ये तमाम चीजें, इसी से जुड़ा एक सवाल है मेरा, आप उसी को सर, इसी से जुड़ा एक सवाल है मेरा, क्योंकि देखिए 2027 में विधानसभा चुनाव भी है उत्तर प्रदेश में, और अभी से जो ये लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है, ये सोशल मीडिया के जरिए लड़ी जा रही है। उत्तर प्रदेश में युवा हमेशा निर्णायक भूमिका में रहे। अगर हम जातिवाद की बात खत्म करें, अगर हम जाति समीकरण को यहां हटा दें, तो युवा निर्णायक भूमिका में रहे। क्या आपको लगता है सर, नेताओं की जो ये भाषा है और जिस तरह से सोशल मीडिया के वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इन युवाओं को जोड़ रही है उनसे या तोड़ रही है? तबका, कितने ही तबके हैं आज समाज में, कितने ही तबके हैं। हम जब बड़े हो रहे थे, दो तबका था, एक वालिद थे, एक बच्चे होते थे। और हम सब ब्रेकफास्ट के टेबल पे अब्बा अगर न्यूज़पेपर पढ़ते थे तो बड़े भाई एक टॉपिक शेयर देते थे, तो दूसरा माहौल होता था। आज एवरीबॉडी इज इन ओन रूम। बात को समझिएगा, तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ के, बड़े घर के बड़े वो न्यूज को स्प्लिट नहीं करते थे डाइनिंग टेबल पे या ब्रेकफास्ट टेबल पे। ये आज जो लोग बच्चे हैं, ये अपने आप इंडिविजुअल अपने रूम पे होते हैं और अपने सिंगल इंडिपेंडेंट होते हैं और अकेले ही सुनते हैं। तो उनका माइंड वॉश किस तरह से। अब आते हैं राजनीति भारत 2027, प्रोडक्ट कौन कितनी जल्दी बेचता है। राजनीति का एक सबसे बड़ी चीज ये है कि प्रोडक्ट कौन कितनी जल्दी बेचता है, ठीक है सर, और बेच के एक जगह बनाता है। तो ये लड़ाई जिस लहजे से यूपी है, जिस अंदाज से यूपी है, अंदाज चेंज होता है। हर 200 किलोमीटर के बाद एक नया डाइवर्सिटी है इंडिया, एक नया खाना है, एक नया जबान है, एक नए लोग हैं, एक नई मजहब है। तो कौन से अंदाज से किसको क्या इंप्रेस हो जाए, ये दिमाग में रखिएगा। दुनिया के सबसे खराब वर्ड के भी कुछ मानने वाले। ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल। योगेश जी, सर यही चीज मैं आपसे भी समझना चाहूंगी कि क्या एक वर्ग को साधने के लिए भाषा की तमाम जो सीमाएं हैं वो तोड़ी जा रही हैं? पीडीए का जिक्र बार बार समाजवादी पार्टी कर रही है और खुद अपने पोस्ट में भी अखिलेश यादव फिर से एक बार पीडीए का जिक्र वो कर रहे हैं। योगेश जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। अपूर्वा, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि एक वर्ग को साधने के लिए आप पूरे समाज को नाराज नहीं कर सकते। और देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार और एक दो राज्य ऐसे हैं जो आज भी जातिवाद और इन सब चीजों का जो फैक्टर है बहुत ज्यादा मानते हैं, समझते हैं। तो इन सब चीजों को लेके
लोग आकलन कम कर पाते थे, लेकिन अब जनता समझदार है, इस बात को भली भांति जानती है, भली भांति समझती है। अगर आपको ज्ञात हो, जब 2019 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ था लोकसभा चुनाव में, तो उस समय में जो उनकी 25 साल से आपसी बीच में कट्टरता चल रही थी, उस कट्टरता को जो आपसी जो निचले कार्यकर्ता और नेता थे, उन्होंने उसको स्वीकार नहीं करा था, जिसका प्रभाव, जिसका परिणाम ये हुआ था कि वो दोनों पार्टियां औंधे मुंह गिरी थी। और देखा जाए सपा का तो उस समय सपा और बसपा की स्थिति क्या हुई थी, कुछ सीटों के अलावा, क्योंकि जिस कट्टरता के साथ उनके प्रवक्ता भी हमारे साथ बैठते थे, जिस तरह निचला कार्यकर्ता जो था वो इस बात से खुश संतुष्ट नहीं हुआ। तो आपकी बात से यहाँ जोड़ना ये चाहता हूं कि आप एक वर्ग को साधने के लिए, एक चीज को साधने के लिए बाकी लोगों से नहीं बिगाड़ते। इसी क्रम से आप एक ही चीज को एक ही तर्ज के आधार पे, यदि आप ये सोचो जो आपने बात कह दी, जो आपने बयान दे दिया, वो सत्य है या वो कारगर सिद्ध होगा, ये बात आज की डेट में लोग इस बात को ऐसे नहीं लेते हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में आपकी अगली पुरानी निचली जितनी घटनाएं हैं वो आ जाती हैं और उस बात को लोग आकलन करते हैं, उस बात का संशोधन करते हैं, मैच करते हैं और उसके बावजूद ही किसी क्रिया प्रतिक्रिया पे जानते हैं। उदाहरण के तौर पे आपके घर में 4 सदस्य हैं, पहले एक जमाना होता था एक गांव का गांव ऐसे वोट दिया करता था, एक ही पार्टी को वो देता। आपके घर में यदि 4 सदस्य हैं और आप थोड़ा सा भी शिक्षित हैं तो यकीन मानिए चारों अलग अलग पार्टी को वोट देंगे। मैंने कई घराने ऐसे देखे चुनाव कवर करते हुए, तो जब बाद में चर्चा हुई, बातचीत हुई, हालांकि वो हास्यप्रद तरीके से, लेकिन सच्चाई ये निकली घर के 4 लोग अलग अलग वोट देने में आज की डेट में सक्षम है। तो आप उस सोच पे काबू पाने के लिए, उस सोच को नियंत्रित करने के लिए अपने किसी ऐसे घटनाक्रम को अंजाम दे देंगे और उसका आप सोचेंगे आपको सकारात्मक परिणाम मिले, उसका आपके अनुकूल उत्तर मिले, ये कुछ जरूरी नहीं है। तो पूर्व चीजें और घटनाक्रम बदल चुके हैं और हमें लगता है कि इन सब चीजों के आधार पे आज हमें बहुत आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, आप एक समाज, एक दुनिया, एक राज्य को लीड करते हैं। इस तरीके से इन सब चीजों के आधार पे लगातार ऐसी चर्चाओं से जो मनोबल कम होता है और जो एक वर्ग आपको देख रहा है उसके मन में कहीं ना कहीं इस तरीके की बातें आ जाती हैं। बिल्कुल सर, तो आपने वर्ग का जिक्र किया, ऐसे संपन्न समाज को लीड कर रहे हैं। जी बिल्कुल योगेश जी, आपने देखिए वर्ग का जिक्र किया है, तो बार बार इस तरह के बयान देने से आप अपनी भी छवि खराब कर रहे हैं। अशोक तिवारी जी, इस तरह की जो बयानबाजियां होती हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो, चाहे वो मंच के जरिए हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, किसी तस्वीर के जरिए हो, ये छवि खराब करने वाली चीजें। और कई बार हमने अखिलेश यादव को भी खुद कई बार ऐसे व्यक्तिगत कटाक्ष करते हुए सुना है हमने। जी 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 अपूर्वा जी, मैं आपका पूरा सिनेरियो स्पष्ट कर देता हूं। क्या है, पीडीए हमारा नारा है और नारा ऐसे ही नहीं है। आज उत्तर प्रदेश की जनता में 2024 के चुनाव से ही, लोकसभा के चुनाव हुए हैं तब से ही आज भाजपा के और योगी आदित्यनाथ जी के सामंतवाद और मनुवाद की कलई खुल चुकी है जी। आज पिछड़ा और दलित एक साथ लामबंद है अपने को जो है आगे बढ़ाने के लिए। आज कमजोर वर्ग, जो ब्राह्मण कमजोर है, तमाम वर्ग के लोग कमजोर हैं, कमजोर, पीड़ित, शोषित, वंचित, ये ब्राह्मणों में भी हैं, सवर्णों में भी हैं और भी जगहों पर हैं, वो सब लामबंद है। आज किसान सबसे अधिक पीड़ित है, उपेक्षित है, युवा जो नौकरी नहीं पा रहा है, सारे के सारे लोग, महिलाएं जो जिनका बलात्कार हो रहा है, जिनके शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। एनसीआरबी के आंकड़े सबसे अधिक हैं इस समय, प्रचुर मात्रा में है। सवाल इस बात का है कि ये सारे के सारे लोग आज उस दिन का इंतजार कर रहे हैं 2027 का, जब योगी आदित्यनाथ जी की भरपूर विदाई कर दें, पूरा शासन से अलग कर दें उनको, समाजवादी पार्टी का आगमन हो जाएगा, आदरणीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री हो जाएंगे। ये स्पष्ट है, क्योंकि इसी जरी हुई भाजपा के जो लोग बयान दे रहे हैं, आलन फालन में इधर उधर बयान दे रहे हैं, बचे बटेंगे तो करेंगे, डर से दे रहे हैं, डरे हुए हैं। जनता में जाने लायक बचे नहीं है, चेहरा दिखाने लायक बचे नहीं है। आज जानते हैं कि जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है, पिछड़े लामबंद है, जो दलितों का शोषण हो रहा है, उनको नौकरियां नहीं दी जा रही, घटाई नौकरियां खा ली गए, खा गए हैं नौकरियां। आज नौकरियां निकाली नहीं जा रही हैं, आज शिक्षण संस्थाओं में उनको स्थान नहीं मिल रहा है। आज एक वर्ग का बोलबाला है पूरे प्रदेश में। लेकिन अशोक जी देखिए, वही सवाल है कि समाजवादी पार्टी के साथ ये कोई चीज पहली बार नहीं हो रही है। समाजवादी पार्टी के कई ऐसे वरिष्ठ लीडर भी हैं जो इस तरह की बयानबाजी कर चुके हैं। रामगोपाल यादव का अगर जिक्र कर लिया जाए, इसके अलावा रामजी लाल सुमन का जिक्र कर लिया जाए, तो ये बहुत लंबी फेहरिस्त है सर।
और ये पहली बार नहीं हुआ है, ठीक है, ये सोशल मीडिया के जरिए हुआ है, लेकिन मंचों से भी इस तरह की बयानबाजियां खुले तौर पर होती रही हैं सपा की तरफ से। छवि खराब कर रही है सर। कुछ चीजें अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन कालांतर में अगर कुछ चीजें होती भी हैं तो कम से कम कलई तो खुलती है। योगी बाबा की कलई तो खुली। करणी सेना ने जो उत्पाद मचाया तो योगी बाबा की कलई खुली, उन्होंने सह दिया। सवाल इस बात का है, इससे लेकिन फिर उससे सपा को क्या फायदा हुआ सर? समाज में सपा को क्या फायदा हुआ? समाजवादी पार्टी एक आंदोलन है, कोई पार्टी नहीं है, एक आंदोलन है। गरीबों का के लिए आंदोलन है, पिछड़ों के लिए आंदोलन है, दलितों के लिए आंदोलन है। हमारे नेताजी ने एक आंदोलन के रूप में पार्टी बनाई है जो कि पिछड़ों का, दलितों का, कमजोरों का, कमजोर ब्राह्मणों का, कमजोर सवर्णों का, सभी का हिस्सा चाहिए, मुस्लिम अल्पसंख्यकों का, कमजोर अल्पसंख्यकों का, यहाँ तक कि ठीक है आलोक जी, जो कि किसानों का, युवाओं का, सभी का हम नेतृत्व करते हैं और सभी के लिए लड़ाई लड़ते हैं। हमारा तो काम ही है, हमारी पार्टी जन आंदोलन के रूप में है, वो काम हम करते रहेंगे। ठीक है जी आलोक जी, देखिए अब अभद्र भाषा, इतिहास के साथ छेड़छाड़, जनता को गुमराह करना, अब क्या ये चीजें विपक्ष की मजबूरी बन गई है क्या? आलोक जी सर, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। सुन रही है मुझे? जी जी सर बोलिए। मैं अभी अपने विद्वान साथी सपा के प्रवक्ता को सुन रहा था। मैं इनसे दो ही प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक, कि समाजवाद के किस पृष्ठ में लिखा हुआ है, लोहिया के समाजवाद को मैंने भी पढ़ा है, कि बाप के बाद बेटे को अध्यक्ष बनाकर पार्टी को आगे ले चलो, और दूसरा कि जब सत्ता में आओ तो अपने परिवार के 24 जनों को विभिन्न पदों पर काबिज करा दो। जरा इसका कोई उत्तर मुझे ये बता दें। ये आंदोलन नहीं, ये परिवार को आगे बढ़ाने, लूटने का जनता को आंदोलन है। मुसलमानों को बरगलाकर अपने साथ रखने का आंदोलन है। दलित तो है ही नहीं इनके साथ, उनको भी अब पीडीए के तहत बरगलाने की कवायद चल रही है जी। हम है सबका साथ सबका विकास वाले। हमने जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं थी या हमारी हैं, उसमें समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति को, हर धर्म को, हर जाति को उसका भरपूर लाभ मिल रहा है। कोई हम पर उंगली नहीं उठा सकता इस बात की। और ये बात कर रहे हैं कि योगी राज में एक पर्टिकुलर जात की बोलबाला है, भूल गए लोग। जब समाजवादी पार्टी के समय में यादव के लड़के कमर में रिवॉल्वर तानकर हर चौक चौराहे पर गुंडागर्दी का आलम करते थे, क्या भूला है उत्तर प्रदेश इस दृश्य को? आज है किसी की मजाल कि इस तरीके से लहरा कर किसी चौक पर रिवॉल्वर या पिस्टल से कोई गुंडागर्दी करके दिखा दे, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ठीक है इमीडिएटली। ठीक है आलोक जी। सर अब क्लोजिंग स्टेटमेंट मैं ले लेती हूँ। सबसे पहले जैद अनवर जी, क्या इस तरह की जो बयानबाजी सपा की तरफ से होती है, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो, चाहे वो खुले मंच के तौर पर हो, ये सपा को क्या वोट दिला सकती है या फिर ये खुद उसी के लिए सुसाइडल साबित होती हुई नजर आएगी? देखिए, जबान अभी बात किस तरह के जबान को यूज करना है, किस तरह का वर्ड का चॉइस करना है अल्फाज का, ये बात हो रही थी। मगर सपा के बैठे हुए हैं हमारे भाई, उन्होंने जब बात रखी योगी बाबा, उनको जो सीएम की तरह भी वो उनको बात कर सकते थे। ये भी एक अदब, बात का लहजा कैसा होना चाहिए। वसीम रेलवी का शेर है ना, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। और फिर आपने देखा होगा जनाब आलोक साहब ने बात रखी, उन्होंने बोला हमाम में सब लंगे हैं। उन्होंने एग्री किया कि उनके पार्टी में भी ये मसला है। और साथ साथ जब वो बात कर रहे हैं तो मिट्टी में सबको मिलाया जाएगा। तो डायलॉग जो है, डायलॉग किस अंदाज, किस नजरिए से आप बोल रहे हैं, कौन जगह बोल रहे हैं और इसके माने क्या निकलते हैं। पॉलिटिक्स में आपकी एक गलती आपको ऊपर से नीचे ले आती है। तो अल्फाज का जो चैन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है ओवरऑल। योगेश जी, सर आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट। जी, क्योंकि सर देखिए यही सवाल आपसे भी है कि इस तरह की जो चीजें होती हैं, क्या ये सब कुछ ये समझा जाए कि सपा को ये वोट में कन्वर्ट करके मिलेंगी 2027 में, या फिर ये खुद उनके लिए ही आत्मघाती साबित हो जाएगी? देखिए इसमें यह समझना पड़ेगा कि
पुरानी सोच के आधार पे यदि कोई भी पार्टी सोचे वो स्वयं को संचालित कर ले तो वो उसकी गलती है, वो उसकी बेवकूफी होगी। क्योंकि जिस तरीके से अब लोगों की विचारधारा उन सब चीजों से हटके मुद्दों पर आ गई है, खासतौर युवाओं की हम बात करें, युवा पीढ़ी, क्योंकि हम विश्व में सबसे ज्यादा युवाओं के आधार पे जाने जाते हैं। और अगर हम उसकी बात करें तो वो इन सब चीजों से हटके, इन सब चीजों से उठ के वो वोट करती है। तो वो राजनीति के इन सब घटनाक्रम के चपेट में आके तो कोई काम या कोई भी बात नहीं कर सकती, या वो इस चीज से प्रभावित नहीं हो सकती है। यहां पर देखिए, हर दशक भर में हर चीज का फॉर्मेट बदलता है। दुनिया जिस तरीके से तेजी से बढ़ रही है, भारत भी उसका साक्षी है, भारत भी उसी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो इसी आधार पर जो युवाओं की सोच है, वो मेरा ऐसा निजी और व्यक्तिगत आकलन है कि वो ये जातिवाद को लेके या तमाम घटनाक्रम को लेके उतना प्रभावित नहीं कर सकती है। एकाएक जो हमने रफ्तार पकड़ी है, उस रफ्तार का जो गवाह है वो युवा है, और युवा को इस बात को समझ में आता है कि किस भाषा के आधार पे, किस घटनाक्रम के आधार पे, किस कृतज्ञों के आधार के, किस कर्मों के आधार पे, किन कामों के आधार पे मैं वोट दूं, किस तरीके से मैं प्रभावित हूं, किस तरीके से मैं देश को लीड करने के लिए उस लोकतंत्र का हिस्सा बनूं जो वोट देके अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। तो ये मायना, इसका अर्थ जो है वो चोटी पे बैठे उन नेताओं को समझना पड़ेगा कि वो किस तरीके से उन बातों को प्रेषित करें कि वो किस समाज का, किस चीजों का वो निर्माण कर रहे हैं। चलिए ठीक है सर। आलोक वत्स जी, सर क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका इसी पूरे विषय पर। क्या ये चीजें घातक साबित हो जाएंगी पार्टियों के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, या फिर इसका एक सकारात्मक असर आप देख रहे हैं? देखिए मैडम, ये सबसे ज्यादा घातक समाज के लिए हुए। आदमी को, हर पार्टी के लोगों को संयमित भाषा बोलनी चाहिए, लोकतांत्रिक भाषा बोलनी चाहिए, अपने कदाचार से, अपने सदाचार से इस तरीके का आचरण देना चाहिए कि जिस पर लोग लुभाए जा सके। अन्यथा जिस ओर हम बढ़ रहे हैं वो विनाशकारी है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को, सभी धर्म को साथ ले चलने की कवायद शुरू से कर रही है, अंतिम तक करेगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत चहुमुखी विकास कर रहा है, विश्व में डंका बजा रहा है, और ये आगे इसी तरीके से लोगों के विश्वास के साथ चलता चला जाएगा। चलिए ठीक है सर। अशोक तिवारी जी, तो फाइनल स्टेटमेंट आपका इस पर। जी अपूर्वा जी, मैं बड़ी शालीनता से आग्रह करूंगा आदरणीय ब्रजेश पाठक जी से कि उन्हें अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए। वो क्या थे, कितने शालीन थे, कितने अच्छे थे, और वो क्या हो गए, क्या से क्या हो गए। उनको अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए, अपनी समीक्षा करनी चाहिए, अपने वक्तव्य की समीक्षा करनी चाहिए, अपने आचरण की समीक्षा करनी चाहिए, और उत्तर प्रदेश की जनता का ध्यान देना चाहिए, अपने समाज का ध्यान रखना चाहिए, और स्वास्थ्य विभाग को जो चरमरा गया है उसे ऊंचाइयों पर ले जाना चाहिए, उसके लिए कार्य करना चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए, सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए। मैं तो यही आग्रह करूंगा कि सकारात्मक व्यवहार करें, अपने समाज का ध्यान दें। जो पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, इस समय उत्तर प्रदेश में आज हाशिए पे आ गया है समाज, तो उसका ध्यान दें, जनता का ध्यान दें, स्वास्थ्य विभाग का ध्यान दें। स्वास्थ्य विभाग चरमरा गया है, ठीक है अशोक तिवारी जी, बहुत माफी के साथ रोकना चाहूंगी सर आपको। देखिए वक्त हमें इतनी इजाजत दे रहा है, आज की इस चर्चा को यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, राजनीति में मतभेद स्वाभाविक है। खुले मंच पे कई बार सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया जाता है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने के लिए, और विपक्ष की ये भूमिका होती है कि वो सत्ता पक्ष को, उसकी कमियों को, उसकी खामियों को उजागर करे, जनता तक पहुंचाए। लेकिन भाषा की मर्यादा, शब्दों का चयन भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब ये चीजें टूटती हैं तब लोकतंत्र पर प्रहार होता है। तो आज की इस बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।